नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। असम में चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। झारखंड इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार असम का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने असम के जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के हिमंता बिस्वा शर्मा, वो चूंकि झारखंड बार बार आ रहे थे चुनाव के दरमियान, तो हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने इसे एक चुनौती के तौर पर लिया है और वहां कई सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अभी 2 दिन पहले सीएम हेमंत सोरेन असम के गोसाईगांव गए थे। वहां उन्होंने चुनावी लड़ाई का आगाज कर दिया है। वहां उन्होंने आदिवासियों को एसटी दर्जा दिलाने की बात भी, ये इस मुद्दे को भी छेड़ दिया है। गोसाईगांव की बात करेंगे हम, वहां क्या कुछ समीकरण है और जेएमएम का वहां चुनाव लड़ना समीकरणों को कहां तक, किस हद तक प्रभावित करेगा, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, गोसाईगांव विधानसभा चर्चा में है, असम की गोसाईगांव विधानसभा, और हेमंत सोरेन वहां दौरे पर गए हैं और वहां उन्होंने अपनी चुनौती रख दी है। ऐसे में समीकरणों को कितना प्रभावित कर पाएंगे सीएम हेमंत सोरेन वहां? देखिए, गोसाईगांव विधानसभा की अगर आप बात कीजिए, असम पश्चिम असम में पड़ता है, कोकराझार का इलाका है और बोडोलैंड टेरिटरी रीजन के अंतर्गत ये आता है। देखिए, यहाँ पर जो टी ट्राइब्स हैं जिसको लेकर जेएमएम जो है वो वहाँ पर बीजेपी सरकार पर हमलावर भी है, वो यहाँ पर चुनावी दृष्टि से एक वोट बैंक के जैसे हैं। जो स्थानीय बगान की जो अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमी होती है, और यहाँ पर 850 टी एस्टेट जो है कोकराझार इलाके में हैं और आप देखते हैं कि यहाँ की राजनीति को टी ट्राइब्स जो हैं वो प्रभावित करते हैं और उनके बिना किसी भी दल का जीतना जो है वो आसान नहीं है। और यही वजह है कि सारे दल टी ट्राइब्स को लुभाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं और हेमंत सोरेन भी इसी इरादे के साथ असम में पहुंचे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड चुनाव के दौरान जो जेएमएम को तनाव दिया था, तो उसका हिसाब चुकता करने के लिए हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड जो है वो असम में हैं। हम गोसाईगांव सीट की बात कर रहे हैं। देखिए, वहाँ पर हेमंत सोरेन ने बहुत साफ किया है कि ये झुकने का समय नहीं है। वो जो टी ट्राइब्स हैं उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखिए, अपने अधिकारों को लेने का ये समय है। उन्होंने शिक्षा के ज़रिए एम्पावरमेंट की बात की है, तो वहाँ पर शिक्षा को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं। वो उन्होंने बीजेपी पर घमासान किया है, उन पर हमला बोला है, कहा कि बीजेपी टेम्परेरी बेनिफिट देती है और जितना देती है बाद में उससे ज़्यादा ले लेती है। लेकिन इस लिहाज से वहाँ पर देखिएगा तो जेएमएम ने फ्रेडरिक्सन हांसदा को अपना प्रत्याशी बनाया है। वो वहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उन्हीं के लिए जो है, फ्रेडरिक्सन हांसदा के लिए जो है हेमंत सोरेन वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने चुनाव प्रचार किया है उनका। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कोई केक वॉक है। जेएमएम एक शक्ति के तौर पर वहां पहुंचा है, शक्ति बनने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है और जनसभाओं में एक समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जेएमएम के लिए गोसाईगांव जो है वो कोई आसान सीट है। उसको वहां पर कड़ा मुकाबला जो है वो झेलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ये बोडोलैंड टेरिटरी रीजन है और इस क्षेत्र में अगर आप देखें तो 2 पार्टियां हैं। एक यूपीपीएल पार्टी है, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, और एक बीपीएफ है। तो ये दोनों के बीच एक मुकाबला यहां पर चलता रहता है और कांग्रेस इसमें तीसरा कोण बनाता है। तो यहां पर जो मुख्य मुकाबला है यूपीपीआई और बीपीएफ के बीच ही जो है, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के बीच ही आपको देखने को मिलता रहा है। कांग्रेस इसमें तीसरा कोण बनाता है। ये एक नया परिसीमन चूंकि अभी हुआ है 2023 में, तो उससे जो डेमोग्राफी है उसमें बहुत परिवर्तन आ गया है। पहले अगर आप देखिए तो यहां पर जो मुस्लिम वोटर्स थे वो 30.6% थे, लेकिन परिसीमन के बाद मुस्लिम वोटर्स की संख्या
कम हो गई है। इसलिए परिसीमन से पहले आप देखिएगा कि AIUDF जो है वो यहाँ पर प्रत्याशी देता रहा था और उसके प्रत्याशी को वोट भी ठीक ठाक जो है वो मिलते रहे थे। लेकिन इस बार अगर आप देखिए तो जो मुकाबला है UPPL, BPF, JMM और कांग्रेस के बीच दिख रहा है। चतुष्कोणीय मुकाबले की बात यहां पर की जा रही है। पिछली बार से जो चीजें बदली हैं, पिछली बार जो बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट था, BPF था, वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में था, लेकिन अब वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं है। और पिछली बार जो UPPL है वो NDA के साथ गठबंधन में था, इस बार वो NDA के साथ गठबंधन में नहीं है, बल्कि अकेले दम पर वो ताल ठोकता हुआ दिख रहा है। अगर आप गोसाईगांव की बात कीजिए तो देखिए 1952 से 2001 तक यहां पर आपको कांग्रेस या निर्दलीय यही जीतते रहे, लेकिन किसी पार्टी के दबदबे से बेहतर यह कहना होगा कि यहां व्यक्ति का दबदबा था और वो व्यक्ति थे मिथियस टुडू, जो कि 8 बार यहां से चुनाव जीते हैं। अगर आप देखिएगा तो कुल 16 चुनाव हुआ है, उसमें 8 बार मिथियस टुडू ही यहां से चुनाव जीते हैं, जिसमें कि अगर आप देखें तो वो 3 बार निर्दलीय चुनाव जीते, 5 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। फिर एक समय 2006 से शुरू होता है, फिर एक नया दौर आता है और यहां भी व्यक्ति का ही दौर आता है, मजेंद्र नारजीरी का, और वो लगातार 4 बार यहां से चुनाव जीतते हैं। आखिरी बार जो पिछला चुनाव 2021 में हुआ था तब वो चुनाव जीते थे BPF के टिकट से, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट तब कांग्रेस के साथ गठबंधन में था, तब वो जीते थे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो है उनका निधन हो जाता है और फिर जो है जब बाई इलेक्शन होता है तो UPPL को वहां पर कामयाबी मिलती है और जीरोन बालुसुमुतारी जो हैं बासुमतारी वो यहां से चुनाव जीतने में सफल होते हैं और BPF जो है वो तीसरे स्थान पर चला जाता है। लेकिन इस बार चूंकि अलाइनमेंट अलग हुआ है, जो बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट है वो अब आपको NDA का हिस्सा है। हेमंता विश्व शर्मा जो है वहां BJP को लीड कर रहे हैं, वो उनके साथ हैं। UPPL अकेले चुनाव जो है वो चुनावी मैदान में है और JMM ने फ्रेडरिक्सन हांसदा को चुनावी मैदान में उतारा है। गोसाईगांव की बात कीजिए तो जो 16 चुनाव हुए हैं, कांग्रेस ने 6 बार यहां से जीत हासिल की है और BPF ने 3 बार यहां से चुनाव जीता है। तो असम गण परिषद को 1 बार कामयाबी मिली है, UPPL को 1 बार और निर्दलीय 5 बार चुनाव जीते हैं, जो ये बताता है कि यहां बाजी किसी के भी हाथ लग सकती है। यहां पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं। तो इस लिहाज से गोसाईगांव का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बार अगर आप देखें तो जो प्रत्याशी उतरे हैं तो इस बार UPPL ने अनिंदा बासुमतारी को चुनावी मैदान में उतारा है, BPF ने समरम बासुमतारी को जो है वो टिकट दिया है, JMM से फ्रेडरिक्सन हांसदा है और कांग्रेस ने जोसेफ हांसदा को चुनावी मैदान में उतारा है। पिछली बार 2021 में जब बाई इलेक्शन हुआ था तो UPPL के जीरोन बासुमतारी जो है वो लगभग 28,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे और तब कांग्रेस के जोसेफ हांसदा दूसरे नंबर पर थे और BPF तीसरे स्थान पर चला गया था और AIUDF जो है वो चौथे स्थान पर था। तो वोटों का बंटवारा जो है वो हुआ था। जबकि 2021 में मजेंद्र नारजीरी BPF के टिकट पर जीते थे 10,343 वोटों से और 2016 में भी मजेंद्र नारजीरी ही जीते थे 6,041 वोटों से। तो यहां पर जो चीज दिखता है कि मुकाबला UPPL, BPF और कांग्रेस के बीच होता आया है।
बीजेपी यहां पर चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन जेएमएम के आने से चुनाव बहुत रोचक बन गया है। जो पुराना जो डेमोग्राफी थी उस लिहाज से आप देखें तो जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 30.6% हैं, जिनके की कम होने की बात मानी जा रही है परिसीमन के बाद। नारजीरी 8.3%, एसटी वोटर्स 22.20% और एससी लगभग 3% के आसपास हैं। तो ये चीजें यहां पर दिख रही हैं। रूरल वोटर्स यहां पर लगभग 94% के आसपास हैं और अर्बन जो है वो 6% के आसपास हैं। यानी आदिवासी वोटरों का जुटान अगर जेएमएम की तरफ, हेमंत सोरेन की तरफ रुझान उनका दिखता है तो वहां के समीकरण उलट पुलट हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर टी ट्राइब्स देखिए, वहां एक चीज ये समझने की है कि कुछ जनजातियां पहले से एसटी कैटेगरी में हैं और जो टी ट्राइब्स हैं वो अभी एसटी में शामिल नहीं किए गए हैं। तो ये जो डिमांड है जेएमएम की तरफ से कि टी ट्राइब्स को एसटी का दर्जा मिले, लेकिन वहां पर जो पुरानी जनजातियां हैं जो कि पहले से एसटी कैटेगरी में है वो इस बात का विरोध भी करती हैं जी। तो चूंकि वहां पर जो टी ट्राइब्स हैं वो ओबीसी के अंदर आते हैं, यही वजह है कि जब आप जेएमएम का देखेंगे जिन जगहों पर वो चुनाव लड़ रहा है, 18-19 जगह अब बच गए हैं, तो वहां पर आप देखिएगा कि उसमें से रिजर्व सीट सिर्फ एक है, क्योंकि जो आपको संथाल हैं, मुंडा हैं, उरांव हैं, टी ट्राइब्स हैं, वो एसटी तो है नहीं, तो इसलिए एसटी आरक्षित सीट में जेएमएम चुनाव लड़ने गया नहीं है। उसकी मांग है कि टी ट्राइब्स को एसटी में शामिल किया जाए। तो टी ट्राइब्स के वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश जेएमएम की तरफ से हो रही है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इसमें नुकसान किसको ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए एक एंटी इनकम्बेंसी वोट होता है जो सरकार के खिलाफ होता है। तो टी ट्राइब्स के अंदर जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है, अगर उसका हिस्सा हेमंत सोरेन और जेएमएम अपनी तरफ लेकर जाता है तो वैसी परिस्थिति में कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन टी ट्राइब्स के लिए बीजेपी ने भी इन दिनों कुछ फैसले जो है वो लिए हैं और उसका फायदा वो देखना चाहता है। कुछ आप देखिए तो महिलाओं के लिए भी कुछ कल्याणकारी योजनाएं हुई हैं जिसके द्वारा नकद पैसे दिए गए हैं। तो कई टी ट्राइब्स ट्रेडिशनली पिछले 2 चुनाव से, उससे पहले आप चले जाइए तो टी ट्राइब्स कांग्रेस को वोट करते थे, लेकिन पिछले 2-3 चुनाव से टी ट्राइब्स बीजेपी को वोट कर रहे थे। तो वैसी परिस्थिति में अगर टी ट्राइब्स के वोट जेएमएम को जाते हैं तब वहां पर बीजेपी को नुकसान होगा। तो जेएमएम वहां दोनों को डेंट मार रहा है, कांग्रेस को भी और बीजेपी लेड एनडीए को भी। तो अब देखना यह होगा कि किसको वो ज्यादा डेंट देते हैं, क्योंकि यहां पर अगर आप मार्जिन देखिए तो जो 2021 में चुनाव हुआ था तो वो 10,000 वोटों का था। हालांकि जब 2021 में उपचुनाव हुआ तो वो बढ़कर 28,000 हो गया था और परिसीमन के बाद परिस्थितियां बदली हैं और मुस्लिम वोटर्स कम हुए हैं, तो एनडीए उसका लाभ वहां पर लेना चाहता है। तो एक इंटरेस्टिंग चुनाव जरूर बना दिया है जेएमएम ने वहां पहुंचकर, लेकिन क्या जेएमएम सीट निकाल पाएगा यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल आप गोसाईगांव लेकर जो कंक्लूड कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि गोसाईगांव में यूपीपीएल, इसके अलावा एनडीए समर्थित बीपीएफ, इसके अलावा कांग्रेस और जेएमएम, इनके बीच एक चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। और जब मुकाबला चतुष्कोणीय होता है तो आप ये मान कर चलिए कि जिस पार्टी को 37-38% के आसपास वोट आ गए तो उसकी जो है जीत हो सकती है। चलिए, तो अब इंतजार इस बात का रहेगा कि गोसाईगांव में जेएमएम की मौजूदगी कितनी असरदार होती है और समीकरणों को उलट पुलट कर पाने में हेमंत सोरेन कहां तक और किस हद तक कामयाब होते हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी।
आज ही बुक करें अपना आशियाना।